गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम पढ़ रहे थे हमारी अर्थशास्त्र की बुक का अध्याय फर्स्ट पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ तो पढ़ ही लिया था, जैसे पालमपुर गांव का परिचय पढ़ लिया था। ठीक है, पालमपुर गांव कैसा गांव था, यहाँ पर कितने परिवार रहते थे। ठीक है, और यहाँ पर उत्पादन क्रियाएं पढ़ ली थी, ये सब हमने पढ़ लिया था। उत्पादन भी पढ़ लिया था। उत्पादन हेतु आवश्यक चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, और 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये याद रखना। भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, ये सब हमने पढ़ लिया था। भूमि तथा अनुप्राकृत संसाधन क्या क्या आएगा, श्रम में क्या आता है। भौतिक पूंजी पढ़ ली थी, इमारतें, मशीन, औजार, ये सब भौतिक पूंजी है, ये पढ़ लिया था। और इसमें भी 2 प्रकार की होती है भौतिक पूंजी, एक स्थायी पूंजी और एक कार्यशील पूंजी। तो स्थायी पूंजी में औजार, मशीन, भवन आ जाएंगे। कार्यशील में कच्चा माल और नगद मुद्रा आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया था। और ये मानव पूंजी में ये सब हमने पढ़ लिया था। बाजार पढ़ लिया था, भाई कोई वस्तु है उसका निर्माण करेंगे, बाजार पढ़ लिया था। और उत्पादन के कारक पढ़ लिए थे। ठीक है, और जमीन मापने की इकाई किसे कहते हैं, पालमपुर गांव में कृषि, ये पढ़ लिया था। और कृषि ऋतु को 3 भागों में बांटा गया था। वर्षा ऋतु जिसमें खरीफ की फसल की जाती है। ठीक है, ये इसमें हमने टाइम पीरियड और ये सब पढ़ लिया था। शरद ऋतु में भी रबी की फसल यानी सर्दियों में, ये हमने पढ़ लिया था। ग्रीष्म ऋतु में जायद की फसल की जाती है, तो ये सब हमने पढ़ लिया था। और बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको याद रखना। ठीक है, और खेती करने के तरीके हम पढ़ लिए थे। परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि। परंपरागत खेती में और आधुनिक खेती में अंतर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है। और आधुनिक कृषि हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं हरित क्रांति। देखिए हरित क्रांति, हरित क्रांति भारत में आई थी, उससे पहले जो है उत्पादन ज़्यादा नहीं होता था, इसी कारण हरित क्रांति लाई गई थी। और इससे जो है उत्पादन बढ़ गया था, और मुख्य रूप से गेहूं और चावल में। ठीक है, देखिए हरित क्रांति द्वारा भारतीय कृषकों ने अधिक उपज देने वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करना सीखा। तो हरित क्रांति के द्वारा किसानों ने किसकी खेती करना सीखा, मुख्य रूप से गेहूं और चावल की। ठीक है, हरित क्रांति से भारतीय कृषि पर पड़े प्रभाव। तो जो हरित क्रांति आई, तो इससे हमारी जो भारतीय कृषि है इस पर क्या प्रभाव पड़े थे। हरित क्रांति ने भारतीय कृषकों को ज़्यादा उपज वाले बीज HYV के द्वारा चावल और गेहूं की कृषि करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV अधिक उपज देने वाले बीज सिद्ध हुए। ठीक है, तो जो परंपरागत बीज थे उनकी बजाय जो हाइब्रिड बीज थे, इनसे अधिक उत्पादन होने लगा। किसानों ने कृषि में ट्रैक्टर और फसल काटने की मशीनों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो किसान जो थे इन्होंने मशीनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ट्रैक्टर और फसल काटने की मशीनें, जैसे थ्रेसर होती है, उनसे फसल काटी जाती है। ठीक है, रासायनिक खादों का प्रयोग करना किया और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया। हरित क्रांति से मृदा को नुकसान, वह हरित क्रांति आई, अब जिन चीज़ों का लाभ होता है उनका कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो ऐसा ही हरित क्रांति में हुआ था, तो हमारी जो मिट्टी थी उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुंची थी। रासायनिक उर्वरकों के कारण मृदा की उर्वरता नष्ट होने लगी, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता थी वो खराब होने लगी, क्योंकि ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते थे। ठीक है, क्योंकि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए, इसलिए बहुत सारे रासायनिक खादों बीजों का उपयोग करते थे, तो मिट्टी की जो उपजाऊपन था वो ख़त्म होने लग गया था। भूजल के अति प्रयोग से भूमि जल स्तर गिरने लगा। भूजल के यानी भूमि के अंदर जो जल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा सिंचाई के लिए, तो भूमि का जल जो स्तर है वो बहुत नीचे जाने लग गया था।
रासायनिक उर्वरक आसानी से पानी में घुलकर मिट्टी से नीचे चले जाते हैं और जल को दूषित करते हैं। जो हम खेतों में रासायनिक खादों बीजों का प्रयोग करते हैं तो इनके जो है ये मिट्टी पानी में जब सिंचाई करते हैं तो पानी में घुल जाते हैं। पानी घुलने के साथ नीचे मिट्टी के नीचे चले जाते हैं और जो भौम जल है उसको ये दूषित करते हैं। ये बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु नष्ट कर देते हैं जो मिट्टी के लिए उपयोगी है। जो बैक्टीरिया और जो सूक्ष्म जीवाणु है इन्हें नष्ट कर देते हैं जो मिट्टी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और उर्वरकों के अति प्रयोग से भूमि खेती के लिए योग नहीं रहती। अब उर्वरकों को ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो भूमि खेती के योग नहीं रहती, यानी उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। तो बहुत सारे क्षेत्रों में जो हरित क्रांति के कारण उर्वरकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो गई। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भौम जल स्तर कम हो गया और प्रदूषण भी बढ़ गया था। नलकूपों से सिंचाई करेंगे तो जो भौम जल स्तर है वो नीचे चला गया, ठीक है, और प्रदूषण भी बढ़ गया। पालमपुर में भूमि का वितरण। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांश दलित है। 240 परिवारों जिनके पास भूमि नहीं है 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्रफल वाले टुकड़ों पर खेती करते हैं। और भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। तो ये पालमपुर में भूमि का वितरण है। 450 परिवार रहते हैं जिनमें से 150 परिवारों के पास खेती भी नहीं है और 240 परिवारों के पास खेत है लेकिन भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इससे उनकी आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है। और कुछ बड़े किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा भूमि है। पालमपुर गांव में भूमिहीन किसानों का संघर्ष। जिनके पास भूमि नहीं है तो उनका हम संघर्ष देखते हैं। भूमिहीन किसान दैनिक मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर है, ठीक है। जिनके पास अपने खेत नहीं है वो दूसरों के खेत में जा कर के मजदूरी करते हैं। उन्हें अपने लिए प्रतिदिन काम ढूंढते रहना पड़ रहा है। तो जिनके पास खेती नहीं है तो बेचारे रोज ही काम ढूंढते रहते हैं। सरकार द्वारा मजदूर की दैनिक दिहाड़ी न्यूनतम रूप से 60 रुपये निर्धारित की गई है, परंतु मात्र 35-40 रुपये ही उनको मिलते हैं। सरकार ने उनकी न्यूनतम दैनिक दिहाड़ी यानी रोज की जो मजदूरी है 60 रुपये निर्धारित किया, लेकिन उनको 35 या 40 रुपये ही मिल पाते हैं। खेतीहर श्रमिकों में अधिक स्पर्धा के कारण ये लोग कम वेतन में भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं और खेतीहर श्रमिक कर्ज के कारण अधिक कष्ट झेल रहे हैं। छोटे छोटे हैं परिवार हैं, इनके गरीब परिवार हैं और इनकी दैनिक ज़रूरतें पूरी नहीं होती है तो ये अमीर लोगों से कर्ज ले लेते हैं और इसी के कारण वे कर्ज में डूबे रहते हैं और इतने कष्ट झेलते रहते हैं। पालमपुर के दुकानदार दुकान पर प्रतिदिन की वस्तुओं को थोक रेट पर खरीदते हैं। दुकान पर प्रतिदिन की जो वस्तु होती है वो थोक रेट पर खरीदते हैं और गांव में बेचते हैं। जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं, जो रोज की दैनिक जरूरत की चीज़ें हैं उनको थोक रेट पर खरीद के लाते हैं और गांव में बेचते हैं। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते हैं। गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूँ, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल तथा कुछ कपड़े भी बेचते हैं। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो खेती करते हैं, इस कारण व्यापार नहीं करते। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट होते हैं अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है। कुछ परिवार हैं जिनके घर कहाँ है, बस स्टैंड के पास है तो वहीं एक छोटे से कोने में छोटी दुकान खोल ली। वस्तुओं के साथ साथ खाने पीने की भी चीज़ें बेचते हैं। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। गैर कृषि जो क्रियाएं कृषि से संबंधित नहीं होती है उन्हें हम गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं। कृषि जिसका अर्थ होता है खेती करना। गैर कृषि क्रिया इसका अर्थ होता है वह क्रिया जिसमें कृषि सम्मिलित ना हो, ठीक है। तो कृषि क्या होती है, जिसका मतलब होता है खेती करना, और गैर कृषि जिसमें खेती नहीं की जाती है, ठीक है। जैसे दूध बेचना, खनन कार्य, हस्तशिल्प आदि ये क्या है, गैर कृषि क्रियाएं हैं। पालमपुर में कार्यशील जनसंख्या का केवल 25% भाग गैर कृषि कार्यों में संलग्न है।
पालमपुर में जो काम करने वाली जनसंख्या है वो 25% है जो गैर कृषि क्रियाओं में लगी हुई है। पालमपुर में मुख्य गैर कृषि क्रियाएं निम्नलिखित है। तो वहाँ पर कौन कौन सी गैर कृषि क्रिया है पालमपुर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। ठीक है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और छोटे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है इसको बेटा। जैसे डेयरी, पालमपुर गांव के लोग भैंस पालते हैं और दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में, जहां दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खुला हुआ है, में बेचते हैं। तो डेयरी का काम करते हैं वो। ठीक है, भैंस पालते हैं और दूध को रायगंज गांव में ले जा करके बेच देते हैं। लघु स्तरीय विनिर्माण, पालमपुर में भी निर्माण कार्य छोटे पैमाने पर किया जाता है और गांव के लगभग 50 लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। कुटीर उद्योग, गांव में गन्ना पेरने वाली मशीन लगी है। यह मशीनें बिजली से चलाई जाती है। किसान स्वयं उगाए तथा दूसरों से गन्ना खरीद कर गुड़ बनाते हैं और सहायपुर में व्यापारियों को बेचते हैं। किसान तो खुद के खेत में गन्ना होता है, कुछ खरीद लेते हैं और उससे गुड़ बनाते हैं और सहायपुर के व्यापारियों को ये बेच देते हैं। व्यापार कार्य, पालमपुर के व्यापारी शहरों के थोक बाजारों से अनेक प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं, उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, चाय, तेल, साबुन आदि। ठीक है, जो हमारी दैनिक जरूरत की चीज़ें होती हैं उनको बेचते हैं। परिवहन, पालमपुर के लोग अनेक प्रकार के वाहन चलाते हैं, जैसे रिक्शा, जीप, ट्रैक्टर आदि। ठीक है, प्रशिक्षण के सेवा, पालमपुर गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खुला है। इस केंद्र में कंप्यूटर प्रशिक्षण के रूप में 2 कंप्यूटर डिग्री धारक महिलाएं भी काम करती हैं। तो गांव में कंप्यूटर सिखाने के लिए कंप्यूटर केंद्र है। ठीक है, वहाँ पर 2 महिलाएं हैं जो कंप्यूटर सिखाती हैं बच्चों को। बहुत संख्या में गांव के विद्यार्थी यहाँ कंप्यूटर सीखने आते हैं। और पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग की विशेषता है। सरल उत्पादन विधियों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। पारिवारिक श्रम द्वारा घरों पर काम करना होता है इनको, और श्रमिकों को भी कई बार किराए पर ये रखा जाता है। कम लागत पूंजी होती है और कम समय में तैयार माल। ठीक है, तो बेटा ये हमारा चैप्टर हो गया अब कंप्लीट। और आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और अच्छे से पढ़ाई करना। वीडियो को अच्छे से देखना, स्किप करके मत देखना। स्किप करने से क्या होता है, हमारे चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना, 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से सुनना समझना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और धन्यवाद बच्चों।